Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So as I have promised you in the previous video, I am going to upload a lot of videos. Plus, I'm going to be very active on Instagram. So I'll be giving my Instagram link in the description box. So अभी तक अगर आपने मुझे follow नहीं किया है तो प्लीज आप वहां पर follow करो. आपको वहां पर बहुत सारे notes, क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट्स है वहां पे जो सेशंस होंगे वो आपके क्लियर होंगे. और जैसे मैंने आपको कहा है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हो. आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो. आपको विद इन 24 आवर्स आपका आंसर जरूर मिल जाएगा. एनी काइंड ऑफ हेल्प, एमसीक्यू हो या कोई क्वेश्चन का नोट्स हो, कुछ भी आपको चाहिए, आपको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स जरूर मिल जाएगा. ठीक है. So today what we are going to start is we are going to start a very important chapter of your 11th standard, that is cell the unit of life. ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपसे ये भी कहूंगी ये चैप्टर बहुत ही इजी है टू स्कोर. ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से भी हम करेंगे, हम पीपीटी से भी करेंगे. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे हम पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर हम एनसीईआरटी में मार्किंग्स भी करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो ये पार्ट से हमारे एनसीईआरटी में काम आएगा. ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर हम पढ़ेंगे अ लिटिल बिट ऑन इंट्रोडक्शन एंड हम एक सेल का ओवरव्यू भी देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको पीपीटी से समझा दूंगी और एंड में हम एनसीईआरटी को भी मार्क करेंगे. एंड आई ऑलवेज सिट विथ माय एनसीईआरटी लाइक दिस. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ जब भी आप अपने लेक्चर्स देखें, मुझे फॉलो करें, तो आप भी अपनी एनसीईआरटी प्लीज लेके बैठे. ठीक है, तो सेल क्या होता है, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं. बेसिक से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर देना है. सो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म which is capable of independent existence and can perform all functions of life. ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ सेल बहुत बार सुना होगा ना आपने. सॉरी, 9 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड में आपने सेल का डेफिनेशन सुना होगा, राइट? तो सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है बिकॉज वो हमारे पूरे बॉडी को, ओके, पूरे स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, वही स्ट्रक्चर काम भी करता है. ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं उसे यूनिट ऑफ लाइफ. एंड इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? बिकॉज हमारे सेल्स में ऐसे सारे कंटेंट्स होते हैं जो जिसके वजह से वो इंडिपेंडेंट है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था बिकॉज इट वाज अ जीआईएफ इमेज. आई विल ट्राई टू नॉट पुट मोर ऑफ जीआईएफ बिकॉज आई नो थोड़ा सा वीडियो ग्लिच हो जाता है. तो सेल को हम क्या कह सकते हैं बच्चा? सेल को हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ. क्या कह सकते हैं हम सेल को? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब सेल किसने डिराइव किया था ये फटाफट से याद कर लेते हैं. सेल एक लैटिन वर्ड से आया था जिसका नाम है सेल्यूला. एंड सेल्यूला का मतलब क्या होता है? सेल्यूला का मतलब होता है अ स्मॉल कंपार्टमेंट. सेल्यूला का मतलब क्या होता है? छोटा सा कंपार्टमेंट. तो ये वो वर्ड से आया है. और एज हम सेल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. क्या कहते हैं इसको? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी. ओके, जस्ट फटाफट से इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप भी हमें पढ़ना है बिकॉज हमने सबसे पहले ये सेल को ही देखा था माइक्रोस्कोप में. तो माइक्रोस्कोप के बारे में भी बहुत बार एमसीक्यूज आए हैं. बच्चे यूजुअली ये पार्ट अवॉइड कर देते हैं, बट हमें अवॉइड नहीं करना है, हमें ये पढ़ना है, हमें डिटेल में एक एक लाइन पढ़नी है. तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं सो दैट हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, राइट? वो ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा दिखे. सो जो लार्जर सेल्स जो होते हैं उसको देखने के लिए हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं. ओके, अगर सेल बड़ा है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उसे यूज कर सकते हैं. और जो स्मॉलर सेल्स है उसको देखने के लिए वी हैव टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब सिंपल और कंपाउंड में फर्क क्या है? सिंपल में एक लेंस होता है एंड कंपाउंड में आपके मल्टीपल लेंसेज यूज होते हैं. एंड सिंपल माइक्रोस्कोप आपके इमेज को मैग्नीफाई करता है 50 to 100 टाइम्स, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसे मैग्नीफाई करता है अप टू 1000 टाइम्स. दिस इज अ पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. मैं आपको फटाफट से बताती भी जाऊंगी
लेक्चर के दौरान ही कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाओ। ओके और एनसीईआरटी तो अगर नहीं लाया तो अभी तक फटाफट ले आओ पॉज करके वीडियो। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद आया हमारा इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप। सो लेट अस सी इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेवलेंथ, ओके, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है टू मैग्नीफाई द इमेज। लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट को यूज करता है टू मैग्नीफाई द इमेज। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूजुअली जब हमें सेल्स के इंटीरियर पार्ट में काफी डिटेल में देखना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। वो अराउंड 50,000 टाइम एक इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। एक जस्ट अ स्मॉल व्यू आपको पता होना चाहिए। अब जो सेल है वो ऑब्वियसली हमारे बॉडी, पूरी बॉडी की सेल से बनी हुई है, तो हर एक सेल का जो शेप है, साइज है, वो डिफरेंट होगा, राइट? हमारा भी है ना, हमारा शेप, हमारा साइज, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके साइज एंड जो शेप होते हैं वो वेरी करते हैं। आप क्लियरली इधर इमेज में देख सकते हो, सी दीज आर द स्टेम सेल्स, ये ब्लड सेल्स है, ये मसल सेल्स है, ये आपके इंटेस्टाइन सेल्स है। दिखने में भी वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सबके जो शेप्स है वो डिफरेंट है, करेक्ट? जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ा होगा, कॉलमनार सेल, तो वो कॉलमनार दिखते हैं। स्पिंडल शेप सेल, कौन सा सेल है स्पिंडल शेप सेल का? यस इट इज स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड मसल। तो ऐसे हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनका जो शेप है एंड साइज है वो काफी स्टेम सेल्स जो है, आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट नेटवर्क इशू, बट लेक्चर रुकना नहीं चाहिए। अभी से आपको बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन वीडियोस देखने मिलेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है? तो शेप ऑफ द सेल्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो स्फेरिकल शेप का सेल आपका आरबीसी है, स्पिंडल शेप का सेल आपका मसल सेल है, एंड लॉन्ग ब्रांच्ड शेप है जिसका हम कहते हैं वो है नर्व सेल। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो शेप में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं एंड साइज में भी वेरी करते हैं। ये क्लियर, ये वाला जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी डायग्राम है, ठीक है? एनसीईआरटी डायग्राम। तो अब इस इमेज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी एक सिंगल लाइन में देता है। तो ये देखो, ये सबसे पहले तो ये आपके जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके साइजेस है, राइट? फिर एनसीईआरटी ने ये इमेज के द्वारा आपको ये भी बताया है बेटा कि ये वाले जो सेल्स है जो आपके 100 माइक्रोन मीटर टू 1 मीटर या अबाव को रिसेंबल कर रहे हैं, वो यू कैन सी इट फ्रॉम नेकेड आई। फिर 100 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, एंड 0.1 नैनोमीटर टू 10 माइक्रोन मीटर तक आप लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्लस आपको पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रिच एग का साइज क्या है, चिकन एग का साइज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या है, तो यहाँ से आपको पता आना चाहिए। तो ये चार्ट आपको बताता है कि डिफरेंट सेल्स का जो साइज है वो डिफरेंट। तो कुछ है जो आप नेकेड आई से देख सकते हो, कुछ है जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज करना है। लेकिन एट लीस्ट वो वाला टेबल नहीं याद कर रहे हो तो प्लीज ये वाला चीज याद रख लो कि जो स्मॉलेस्ट सेल साइज है वो आपका होता है माइकोप्लाज्मा का, और वो कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ के आसपास होता है। बट स्मॉलेस्ट वाला जो है वो है माइकोप्लाज्मा। And bacteria cells जो होते हैं they range from 3 to 5 micrometer, and longest cell of your body is neuron, and largest cell जो अभी तक है, largest cell है ostrich egg which is nearly 15 centimeter, ठीक है? So ये कुछ चीजें हैं about the cell size आपको जो याद करनी है, okay? देन अब ये आते हैं कुछ नेम्स पे, ठीक है? सेल थ्योरी वगैरह में बहुत सारे नेम्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये जो टर्म है सेल, ये किसने कॉइन किया था, किसने बताया था हमें उस बारे में? तो द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक इन 1665। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये टर्म किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, व्हेन ही वाज वर्किंग विद अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्ड।
ठीक है, जब वो कॉर्क मतलब जो आपका बाक होता है, उसका जो आउटर पार्ट मतलब डेड लेयर बोल सकते हो आप स्टेम का, तो वहां जब वो उसके साथ काम कर रहा था एंड उस चीज को जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको कुछ ऐसा दिखा। ओके, यू कैन क्लियरली सी इमेज में उसको कुछ ऐसा दिखा एंड ही सेड कि ओके नाउ आई कैन सी सम कंपार्टमेंट्स। ओके, उसको ऐसा लगा कि ये सेल वॉल है, ये कंपार्टमेंट्स है लाइक अ रूम। तब उस रॉबर्ट हुक ने अब जो नाम था वो सेल रख दिया। ठीक है, एंड रॉबर्ट हुक ने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो भी बुक में मेंशन की, कॉल्ड एज माइक्रोफेजिया। So whatever he discovered about cell, he also mentioned in microphagia in his book. Okay, and he was a person who made the first microscope. So Robert Hooke was a person who coined the term cell, and he was also the person who made his first microscope. Very important, you have to remember that. Then comes the next person, Anton Wayne Leeuwenhoek. So Anton Wayne Leeuwenhoek ने उसके माइक्रोस्कोप में उसको सेल्स देखे। कौन कौन से सेल्स देखे? बैक्टीरिया, स्पर्म्स एंड आरबीसी। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा है कि लिविंग सेल किसने रिकॉग्नाइज किया पहले, तो बेटा आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। रॉबर्ट हुक आएगा कि एंटन वेन लीवेनहुक? यस, इट इज एंटन वेन लीवेनहुक। इसने लिविंग सेल को रिकॉग्नाइज किया। ओके, सेल के वर्ड जो था वो रॉबर्ट हुक ने दिया, बट लिविंग सेल के बारे में हमें किसने बताया? एंटन वेन लीवेनहुक। ओके, फिर 1831 में नाउ द सेल वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेल के बारे में लोगों को पता चलने लगा। सो एवरी साइंटिस्ट वाज इंक्विजिटिव। ओके, सेल वॉल के बारे में पता है, सेल के बारे में पता है, सेल कैसा दिखता है एक आइडिया आ गया था लोगों को, लिविंग सेल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया था। तो उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स थे, ऑर्गेनल्स थे, वो भी रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गए। सो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 उसने कहा कि सेल के अंदर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के प्रेजेंस के बारे में हमें किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया इन 1831 व्हेन ही वाज हैंडलिंग ऑर्किड प्लांट। ठीक है, तो ऑर्किड रूट से उसको रिकॉग्नाइज हुआ कि ओके न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर होता है। ओके, सो दीज आर द three names which you have to remember. Now coming to the next part of the lecture, that is cell theory. So अब देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। मेथियस क्लीडन एंड थियोडोर श्वान, कौन से दो नाम आपको याद रखने हैं सेल थ्योरी में? मेथियस क्लीडन एंड थियोडोर श्वान इन 1938 एंड थियोडोर श्वान इन 1939। उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स है दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। So Theodore Schwann ने different types of animal cells वगैरह पढ़ा, okay, and he reported that they also have a thin membrane outside called as plasma membrane. So Theodore Schwann ने cells के बारे में पढ़ा और कहा कि ये देखो, ये जो होती है इसमें जो membrane होती है उसको कहते हैं plasma membrane. He also concluded presence of cell wall is a unique character of plant cell. ये आपको पता है, right? Plant cells में cell wall होती है, animals में होती है क्या? नहीं होती है। हम सेल वॉल पढ़ेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, तो उसमें भी मैं आपको एक आइडिया दूंगी मोर अबाउट सेल वॉल। ठीक है, सो इसने कहा कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल इज समथिंग व्हिच इज यूनिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही सेड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। फाइनली उसने कहा कि जो प्लांट है, जो एनिमल्स है, वो सेल के बने हुए हैं एंड सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके वो बने हुए हैं। बट उसने अभी तक हमें नहीं बताया था कि हाउ द न्यू सेल्स अराइज। ठीक है, एक सेल से दूसरा सेल कैसे आता है। he was not able to succeed it, he was not able to tell that, so he was not able to explain about how new cells are formed. तो अब कोई तो होगा जिसने हमें इसके बारे में बताया, and that was a person called as Rudolf Virchow. तो रूडोल्फ वर्चाउ ने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब क्या है? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नया सेल है वो पुराने सेल से आता है। ठीक है, क्या बोला उसने? जो नया सेल है वो पुराने सेल से आता है। लाइक दिस, कैन यू सी द जीआईएफ? कैसे एक सेल से दो सेल आ रहे हैं। एंड उसने कहा कि सेल इज सेल्फ डुप्लीकेटिंग एंड सेल्फ कंटेन्ड प्लस द सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ।
टोटिपोटेंसी मतलब टोटस का मतलब होता है एंटायर, एंड पोटेंसी का मतलब होता है पावर. सो इट इज द पोटेंशियल ऑफ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू बिकम एनी टाइप ऑफ अदर सेल. मतलब वो एक सेल की एबिलिटी है, ठीक है, वो एक लिविंग सेल की जिसके अंदर न्यूक्लियस है, उसकी एबिलिटी है कि वो कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन सके. तो उसको कहते हैं हम टोटिपोटेंसी. तो सेल जो होता है वो सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब उसके अंदर ऐसी सारी चीजें हैं जिसके लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, खुद ही मल्टीप्लाई करता है, एंड कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनने के अंदर वो बन सकता है. ओके, सो सेल इज टोटिपोटेंट. क्यों एक सेल टोटिपोटेंट है? बिकॉज इट हैज एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इट्स न्यूक्लियस. एक सेल से कोई भी डिफरेंट सेल बन सकता है. क्यों? बिकॉज उसके अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, राइट, डीएनए के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए वो कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन सकता है. लेकिन क्या कोई भी डिफरेंट सेल टोटिपोटेंट हो सकता है? ओके, क्या आपका स्किन का सेल इज अ टोटिपोटेंट? क्या आपके स्किन का सेल से आपके लिवर सेल बन सकते हैं? क्या आपके लिवर सेल से आपके हार्ट सेल्स बन सकते हैं? नहीं. इसका आंसर है नहीं. Because only embryonic animal cells are totipotent and termed as stem cells. सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स जो होते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं, वो दूसरे टाइप के सेल बना सकते हैं. एम्ब्रियोनिक सेल मतलब जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, तो तब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अगर हम वहां से सेल को स्टोर कर सके, ठीक है, अगर हम वहां से सेल को स्टोर करें, एंड जब भी वो पर्सन को कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं जहां पर उसका एक पर्टिकुलर सेल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं टू फॉर्म दैट टाइप ऑफ सेल. राइट, आपने स्टेम सेल थेरेपी सुनी होगी. तो स्टेम सेल थेरेपी यही होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं उसे प्रिजर्व किए जाते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर उसका कोई भी एक टाइप ऑफ सेल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिवर डिस्ट्रॉय हो गया है, तो लिवर के सेल्स हम उससे बना सकते हैं. ओके, सो स्टेम सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन क्यूरिंग द डिसीज. So let us see what are the postulates of modern cell theory. देखो सेल थ्योरी में सिर्फ दो ही पॉइंट्स है, अबाउट द मैथियस क्लीडेन एंड थियोडोर श्वान. बट हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, करेक्ट है. टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब एक सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी का, मतलब उसका बेसिक फीचर उसको डिफाइन करता है. लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये किसने बताया हमें? रुडोल्फ वर्चाउ ने. सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट, सेल चेंज होता है. अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है, साइटोप्लाज्म में आपका आरएनए है. ये सब आप धीरे 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 पढ़ोगे जब आप 12th स्टैंडर्ड में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे. ओके, सो आई होप आपको जो सेल थियोरी है वो काफी ज्यादा क्लियर है, बहुत सिंपल है. एटलीस्ट आप उसके नेम पढ़ो कि सेल थियोरी किसने बताया था. इट वाज मैथियस क्लीडेन एंड थियोडोर श्वान. और कोई बता सकता है किसने टोटिपोटेंसी के बारे में बताया? Yes, it is Rudolf Virchow. And yes, do anybody till now remember कि न्यूक्लियस के बारे में हमें किसने बताया था? It was Robert Brown. ठीक है, ये सारे जो नेम्स हैं आपके मुंह में फटाफट से याद हो जाने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ही आते हैं. So now there is something जो ये सारे से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that is exceptions to cell theory. ठीक है, there are certain organism जो हमारे सेल थियोरी को फॉलो नहीं करते. तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शंस है वायरसेस. ठीक है, क्यों? बिकॉज वायरसेस के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. ओके, वायरसेस के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. साइनोबैक्टीरिया में सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते. सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते मतलब क्या? उनके अंदर वो ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो जो सेल थ्योरी है इट इज एक्सेप्शन. ओके, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स हम फॉलो करते हैं, लेकिन there are certain exceptions जो for cell theory, that is viruses, bacteria and cyanobacteria, because उनमें true cellular structure नहीं है. True cellular structure means जो एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए वो नहीं है. ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट.
प्रोकैरियोट में हम पढ़ते हैं ना ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, राइट, न्यूक्लियोइड है खाली। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि एक ट्रू सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स में नहीं आते हैं, इसीलिए हम वायरसेस, बैक्टीरिया एंड साइटोबैक्टीरिया को कहते हैं कि वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल के बारे में ओवरव्यू पढ़ते हैं। हमने एक जो जनरल इंट्रोडक्शन था जहां पर आपको काफी सारे नेम्स वगैरह याद करने थे, वो मैंने आपको बता दिया है। सो नाउ व्हाट इज एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। तो हमारी जो सेल है दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन यू सी, ये देखो। लेकिन एनिमल सेल में इट इज आउटर मोस्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लांट में क्या होगी, प्लांट में इट वुड बी सेल वॉल। And this plasma membrane is made up of lipoproteins, that is lipid and proteins. तो ये lipoproteins की बनी है, इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसी दिखती है। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि सेल में क्या क्या होता है, हर एक कंटेंट डिटेल में आएगा। So it is made up of lipids and proteins. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल में एक न्यूक्लियस होता है विच इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कैन यू सी, ये देखो न्यूक्लियस के आजू बाजू मेम्ब्रेन है, एंड यही न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज डीएनए। Then apart from nucleus and cell membrane, it also have cytoplasm. So main arena है for cell animal cellular activity, very very important for MCQ. ठीक है, बच्चे सोचते हैं यार न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के वजह से सारी एक्टिविटीज हो रही है। नो बेटा, इट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड एनिमल। एनसीईआरटी लाइन है आपकी, एनसीईआरटी लाइन है जो एमसीक्यू में आती है कि बिकॉज साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स है जो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी रिएक्शंस है वो सारे के सारे वहीं पर होते हैं। उसके अलावा एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन। मतलब एक ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन है, ओके, आउटर मेम्ब्रेन है, और एक है जिसमें नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज, लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर योर एमसीक्यू। तो ये सारे क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये वाले नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल विल लैक द सेल ऑर्गेनल्स। उसके अंदर एक ही होगा, दैट इज राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी होते हैं, जैसे कि आपके राइबोसोम, जो कि आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में भी मिल जाएंगे। एंड राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपको साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम, वेर आर राइबोसोम फाउंड, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। आप साइटोप्लाज्म लिख देंगे, नहीं, साइटोप्लाज्म है बट उसके अलावा इट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स में आते हैं आपके सेंट्रियोल्स, जो कि आपके सेल डिवीजन में काम आते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, बिकॉज अगर सेंट्रियोल नहीं होता है तो वो सेल के अंदर एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की, ओके। Which cell doesn't have centriole? Come on, write it in the comment box. आप मुझे बताओगे कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास सेंट्रियोल नहीं होती है और इसीलिए वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। वो किस बाद में जाके डिवाइड करता है, लेकिन वो किसी के साथ मिक्सअप होता है, खैर वो तो ठीक है, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। Then there are two types of cells, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब जो पहले आया है, तो इसके अंदर जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी सिंपल है, इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें आपको सेल ऑर्गेनल देखने नहीं मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम, इट जस्ट हैव राइबोसोम, ओके। एंड यूकैरियोटिक सेल इज अ वेल डेवलप्ड सेल जहां पर आपको हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगी, प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन्स है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स है जो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। दिस इज जस्ट अ डिफरेंशिएशन, सॉरी, दिस इज जस्ट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ प्रो एंड अ यूकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हम प्रोकैरियोटिक सेल का लेक्चर लेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो यूकैरियोटिक सेल का होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे।
आई होप आपको ये पार्ट अभी क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक सेल इज द सेल जो वेल डेवलप नहीं है, उसके पास प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम. And eukaryotic cell is a cell which has a proper nucleus, which have proper organelles. Okay, so now this is it. 1 second, yeah. So now let us come to the NCERT. As I promised you in the initial part, at least from this chapter, जब हम chapters शुरू करेंगे, lecture wise जाएंगे जो chapters के, वहां पर आपको explanation with NCERT with markings मिलेगी. तो चलो, तो मार्किंग करते हैं हम की क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी एक एक लाइन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो यहाँ पर अबाउट दिया हुआ है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर सेल्स, राइट. तो खैर ये तो आपको पहले से पता है. तो व्हाट इज अ सेल के बारे में क्या दिया हुआ है. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. Hence, cell is the structure and functional unit of life. ये भी मैंने आपको बताया है. फिर then they have given you first name, that is Anton von Leeuwenhoek. He was the first to who saw and described a live cell. ये मैंने आपको समझाते हुए कहा कि जो लिविंग सेल है उसके बारे में हमें एंटन वॉन लीवेनहुक ने कहा था. हमने इधर पे एक्स्ट्रा भी पढ़ा है that he also told us about the bacteria, RBC and sperm. द बेस्ट वे इज आप अपने एनसीईआरटी को ही नोट्स बनाए. ठीक है, देन रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप वाज एन इम्प्रूवमेंट. यहाँ पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया, बट हमने यहाँ पर पढ़ा है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया 1838 में मैथियस स्टीडन उसने कहा कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो आगे जाके टिश्यूज बनाते हैं. एंड एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब एक साल बाद, थियोडोर श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को पढ़ा. एंड उसने कहा कि जो एनिमल सेल्स है उसमें एक थिन आउटर लेयर भी होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी कहते हैं. कैन यू सी, एक एक लाइन में कितना इंफॉर्मेशन देती है एनसीईआरटी. हमें लगता है कुछ भलता एग्जाम में पूछते हैं, बट वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, पर वो एक लाइन के एनसीईआरटी में बहुत इंफॉर्मेशन होती है. फिर उसने ये भी बताया कि प्लांट्स ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. जैसे मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेगा. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell. तो वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है. ठीक है, फिर स्टीडन एंड श्वान दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. एंड जो थ्योरी थी उसने बिल्कुल भी नहीं बताया हमें कि नए सेल्स कैसे आते हैं. तो नए सेल्स के बारे में बताया रुडोल्फ वर्स्टाउ ने, राइट. उसने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मींस जो सेल्स आते हैं इट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उसने हमें इसके बारे में 1855 में बताया. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लीडन एंड श्वान थ्योरी. एंड जो सेल थ्योरी है वो कहती है कि सारे ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी है. क्या ऐड करना है मैंने आपको बता दिया हुआ है. अब आते हैं हम ओवरव्यू ऑफ द सेल में. तो ओवरव्यू ऑफ सेल में पढ़ने के लिए आप ऑनियन पील या फिर आप ह्यूमन चीक सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप पढ़ सकते हो. तो ऑनियन सेल which is typically a plant cell has a distinct cell wall and its outer boundary, and just within it is the cell membrane. Okay, sorry. तो ऑनियन सेल क्या कहता है? ऑनियन सेल कहता है कि जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है वो प्लांट सेल वॉल है. ओके, और सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. मतलब हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. ये भी हमने पढ़ा कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं which in turn contain the genetic material DNA, right? Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic. तो जैसे मैंने आपको कहा eukaryotic cells वो है जिनके पास membrane bound nucleus है, और जिसमें नहीं है उनको हम कहते हैं prokaryotic cell.
दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म एक जो लिक्विड होती है वो दोनों में मिलेगी आपको, प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल में, जो कि आपके सेल का वॉल्यूम बनती है। साइटोप्लाज्म एक मेन एरेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जहां पर सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। तो वहां पर जो रिएक्शंस होते हैं उसके ही वजह से हमारा जो सेल है वो लिविंग स्टेट पे है। फिर न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ओके, ऑर्गेनल्स जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं होते हैं। राइबोसोम एक वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में मिलेगा। And within the cell, ribosomes are not only found in cytoplasm but also within the two organelle chloroplast and mitochondria. देखो I'm going fast because हमने पढ़ लिया है, मैं आपको सिर्फ मार्किंग बता रही हूँ और बता रही हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो राइबोसोम है वो आपके साइटोप्लाज्म, आपके क्लोरोप्लास्ट और आपके माइटोकॉन्ड्रिया तीनों जगह पे मिलेगा। एंड यस, आई मिस्ड आउट दिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेगा, बिकॉज दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्मूथ एंड रफ। तो रफ है बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम है। एनिमल सेल्स कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि आपके प्लांट्स में नहीं होता है। प्लीज लिखा है प्रॉपर्ली, एनिमल्स में होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देन दे हैव टॉक्ड अबाउट सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल है, देखो मैंने बताया था 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ है, जो कि बैक्टीरिया है, सॉरी और जो कि बैक्टीरिया है वो आपका 3 to 5 माइक्रोन मीटर है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है आपका, ऑस्ट्रिच, जो कि अराउंड 15 सेंटीमीटर है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल्स है जो कि आपके 7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर है। नर्व सेल्स है जो कि लॉन्गेस्ट है। सेल्स जो होते हैं वो शेप में भी वेरी करते हैं, जैसे कि पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इररेगुलर। ठीक है, तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन था ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है थ्रू योर थ्रू द पीपीटी। ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्ट है दैट विल बी कमिंग अंडर द नेक्स्ट लेक्चर, बट यहाँ पर हम एक छोटे से और नोट्स बनाएंगे जो मैं चाहती हूँ कि आप, मैंने भी देखे इधर ही लिखा है यही पेज में, चाहती हूँ मैं आप भी वहीं लिखे। सी मेम्ब्रेन, देखो ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन एग्जाम में आती है। फर्स्ट इज राइबोसोम, देन न्यूक्लियोलस एंड थर्ड सेंट्रियोल। ठीक है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हमको यहाँ पर क्या दिया है ना, हमको सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड दिया, लेकिन हमें अलग से नहीं दिया है कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन से और डबल मेम्ब्रेन कौन से, तो वो हम मेंशन करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं आपके वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज। अब ये माइक्रोबॉडीज क्या है ये भी हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में। इसमें आते हैं आपके पेरीऑक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, so I just want you to mention this part over here because I know टेक्स्ट बुक में दिया है बट एग्जाम में हमें सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन आ सकता है, तो उस टाइम में जब हमारे नोट्स ऑलरेडी लिखे होंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। Okay, so this was about the introduction and an overview of the cell. In the next lecture, I will meet you with the next part, next lecture number 2 of this chapter, जहां पर हम प्रो या यूकैरियोटिक दोनों सेल से भी शुरू करेंगे। ठीक है, प्लस वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम आई एम स्टार्टिंग विद अ सीरीज जहां पर मैं आपको 2 से 3 दिन के बीच में हर 5 साइंटिस्ट का नाम आपको याद करवाऊंगी। ठीक है, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हर चीज में ट्रिक नहीं होती है बेटा, हर चीज में शॉर्टकट करेंगे तो कैसे चलेगा, पढ़ाई में तो शॉर्टकट
कभी कभार कर सकते हैं, राइट? मेहनत तो उतनी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम, आप चाहो तो आप मुझे फॉलो करो, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, तो हम एक ही लेक्चर में हम लाइक इट विल बी लाइक अ शॉर्ट्स, ठीक है? मैं शॉर्ट्स में उसे अपलोड करूंगी जहां पर हम 5 साइंटिस्ट पढ़ेंगे। तो इसके आपको मिनिमम 3 वीडियोस मिलेंगे एक हफ्ते में। तो ऐसे करके आप 15 साइंटिस्ट एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं। एंड आप इसके नोट्स बना लो, सो दैट आपका जो नीट 2022 के स्टूडेंट्स है, जो या फिर जो नीट 2023 के स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। आपके पास एक जगह पर हो जाएंगे सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम। सो जो फर्स्ट वीडियो है ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट विल बी कमिंग टुमारो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स as much as you can, and please do follow me on Instagram. Let's make a very big family in Instagram as well. एंड प्लीज याद रखना, आपको जो भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, या फिर टेलीग्राम लिंक का भी चैनल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। Please message me at that point. Okay, bye everybody, take care, study hard, work hard for your dreams. Bye.